Greetings students. So up to now we have already discussed the Newton's first law of motion, Newton's second law of motion. So in those laws, what we concluded from the Newton first law of motion, what we concluded what is force. कि फोर्स होता क्या है वो हमने कंक्लूड किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में. उसने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द रेस्ट, or if an object is in uniform motion along a straight line, it remain in that state unless external unbalanced force is applied. कि जब तक हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है. फ्रॉम द सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ वाज ओनली द क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन. क्वालिटेटिव मीन कि पता चलेगा कि फोर्स होता क्या है. सेकेंड लॉ वाज मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स. So measurement of force by the formula F is equal to m into a. So force is equal to mass multiplied by acceleration. And during the Newton's second law, we also discussed the change in momentum is directly proportional to the force applied on that particular object. So in this module, we will discuss the Newton's third law of motion. So up to now we discussed what is force, how we can calculate the force. In this module we will discuss about the Newton's third law of motion. So at present I am having this ball. So what I am doing, I am playing with the ball. I am applying force on that particular ball. For example, I am throwing this ball towards the board and catching it backwards. This ball is automatically coming towards me. If I take the another ball, this pitchku ball, but for this ball to come back towards me, I need greater force, then it will come towards me. If we compare both the balls, इसके केस में मुझे क्या करना पड़ रहा है, कम फोर्स लगाना पड़ रहा है और वो बोर्ड से स्ट्राइक होकर वापस मेरी तरफ आ रही है. बट इन केस ऑफ दिस बॉल, इसके केस में जो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तब जाके वो मेरी तरफ वापस आ रही है. सो first thing that we have to discuss कि whenever I throw the ball towards the board, कि जब भी मैं बॉल को बोर्ड की तरफ फेंकता हूँ तो बॉल क्या आती है, वापस आती है. इट हैपन इन केस ऑफ बोथ द बॉल्स, द पिचकू बॉल एंड द प्लास्टिक बॉल, दोनों केस में ऐसा हो रहा है. सो व्हाट इज दिस, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉल. व्हेन आई अप्लाई फोर्स तो बॉल के अंदर क्या आ गई, मोमेंटम आ गया, ये जाता है इस बोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करता है और वापस आ जाता है. तो मतलब क्या है, आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एक्शन एंड द बोर्ड इज डूइंग रिएक्शन टू माय एक्शन. कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं बॉल के ऊपर, बॉल जाती है बोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करती है और वापस आ जाती है. तो जब तक वो बोर्ड तक जा रही है तो वो मेरा क्या है, एक्शन. आई हैव अप्लाइड फोर्स ऑन दिस बॉल, कि मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, वो किधर जा रही है, सामने की तरफ जा रही है. तो दिस इज माय एक्शन. अब बॉल जब इस बोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करती है, इट कम बैक, इट रिटर्न बैक. सो व्हाई, बिकॉज व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि वो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, बॉल ने क्या किया, बॉल के ऊपर या बोर्ड के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी और वापस आती है. तो फोर्स इज अप्लाइड बाय मी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉल ऑन दैट बॉल. मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल गई स्ट्राइक करती है बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड क्या लगाता है, जितना फोर्स मैंने लगाया है उतना ही इक्वल फोर्स वो किसके ऊपर लगाता है, बॉल के ऊपर लगाता है. सो दिस इज व्हाट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इक्वल का मतलब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स F लगा रहा हूं तो बॉल भी वापस कितना फोर्स लगा रही है, F लगा रही है. और सेकेंड चीज क्या है, जो फोर्स बॉल लगाएगी या बोर्ड लगाएगा वो क्या होगा, इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. मीन लेट अज्यूम देयर आर टू ऑब्जेक्ट A एंड B, और A और B दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं. सो A इज अप्लाइंग फोर्स F ऑन द ऑब्जेक्ट B. तो A ने एक्शन किया तो F इज द एक्शन. किसके ऊपर किया, B के ऊपर. B वापस उतना ही फोर्स लगाता है किसके ऊपर, A के ऊपर. बट एज यू कैन सी A is applying force on B in this direction and B is applying force in the opposite direction. तो force तो दोनों लगा रहे हैं, force का magnitude तो same है, but the difference is the difference in the direction of application of force. कि एक इधर से force लगा रहा है तो दूसरा सामने की तरफ से force लगा रहा है. So what is the definition of Newton third law of motion?
टू एवरी एक्शन, कि हम कहीं भी जहां भी फोर्स लगा रहे हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स द फोर्स ऑफ एक्शन, ये मैंने बॉल को बोर्ड की तरफ थ्रो किया तो मैंने क्या किया, एक्शन, और मैंने क्या लगाया, फोर्स ऑफ एक्शन। फोर्स ऑफ एक्शन एंड द रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, कि जो फोर्स हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है वो कहीं जाके स्ट्राइक कर रहा है तो वो वापस आ रहा है हमारी तरफ, तो जो हमने फोर्स लगाया इस बॉल के ऊपर वो क्या है, एक्शन, बॉल वापस आ रही है वो क्या है, रिएक्शन। लेकिन वो रिएक्शन किसका है, इस बोर्ड का। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट दिस लॉ इज कि हमको हर बार ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, तो होता क्या है कि मैंने फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, बॉल ने जाके स्ट्राइक किया बॉल के ऊपर, तो बॉल तो मूव करनी चाहिए थी ना, कि लेकिन बॉल का मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत कम होता है, तो हमको दिखाई नहीं देता है वो। ठीक है, और इसी तरह से क्या हो रहा है कि भाई मैंने ये फोर्स लगाया, बॉल गई बोर्ड के पास, वापिस आ गई, तो एक्शन एंड रिएक्शन। अब होता क्या है, जब एक्शन हम किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, बॉल के ऊपर, अब होता क्या है कि अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा फोर्स है वो वापिस आने वाली है। सो मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि हमको लगता है कि दोनों फोर्स सेम रहेंगे, तो उसकी वजह से जो नेट रिजल्ट है वो जीरो होना चाहिए। कि भाई मैंने अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल व्हाइल वॉकिंग आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द ग्राउंड, कि जब मैं चल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ग्राउंड पे उतना ही फोर्स लगा रही है, तो एक वैल्यू फोर्स की क्या, लेट अज्यूम मैंने कितना फोर्स लगाया, एफ, ग्राउंड ने वापस कितना लगाया, माइनस एफ, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इज दीज फोर्सेस एक्ट ऑन दी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर कैंसल ईच अदर। वो जो फोर्सेस होते हैं दोनों अपोजिट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर होते हैं, तो दैट इज वाई दे नेवर कैंसल ईच अदर। कि मैं अब ग्राउंड के ऊपर चल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द ग्राउंड। तो अब ग्राउंड के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ग्राउंड तो कभी भी नहीं हिल रहा, ना कोई छत हिल रही है ना कोई ग्राउंड हिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बट आई एम इन मोशन, मैं हिल रहा हूँ। रीजन क्या है, द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग ऑन द ग्राउंड, की फोर्स मैं ग्राउंड के ऊपर लगा रहा हूँ तो मेरा मास क्या होगा इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड इज वेरी वेरी लेस। कि मैं किसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड मूव क्यों नहीं कर रहा, ग्राउंड के अंदर एक्सेलरेशन, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन। तो जब मैं चलता हूँ तो मैं तो हिल रहा हूँ वापस रिएक्शन फोर्स की वजह से। रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिएक्शन की वजह से मैं तो हिल रहा हूँ लेकिन ग्राउंड नहीं हिल रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्राउंड जो है उसका मास बहुत ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए मैं तो जो ग्राउंड मैं फोर्स लगा रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर, मैं आपको मूव करता हुआ दिखाई दूंगा, बट द ग्राउंड विल नॉट बी विजिबल इन मोशन। ग्राउंड में कोई एक्सेलरेशन अचीव नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ग्राउंड का मास अलग है। तो इसलिए जब एक्शन और रिएक्शन की हम बात करते हैं और जो फोर्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं, दोज फोर्सेस एक्ट ऑन दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। की जो फोर्सेस लगेंगे चाहे एक्शन हो चाहे रिएक्शन हो, वो दोनों डिफरेंट, जनरली डिफरेंट मासेस होते हैं ऑब्जेक्ट के जिनके ऊपर वो वर्क करता है। तो इसलिए दोनों केस में अगर आपको जो इफेक्ट है वो डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि जब मैं चल रहा हूं तो मैं तो मूव करता हुआ दिखाई दूंगा आपको। रीजन क्या है, बिकॉज द ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है वो मुझे पुश कर रहा है वो करने के लिए, लेकिन जो मैं फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगा रहा हूँ, फोर्स दोनों इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में, but the difference is because both the object me and the ground have different masses, so due to the different in masses, डिफरेंट मास होने की वजह से वो क्या होता है, जो एक्सेलरेशन अचीव होता है दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे अंदर जो एक्सेलरेशन अचीव होगा और इन केस ऑफ ग्राउंड दैट विल बी टोटली डिफरेंट। डिफरेंट किस वजह से होता है, क्योंकि दोनों का मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो दीज 2 पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि दीज फोर्सेस एक्ट ऑन दी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर कैंसल ईच अदर, की कभी वो दोनों फोर्सेस को क्या करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि दोनों की फोर्स की वैल्यू जनरली अगर हम 5 न्यूटन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट येट दीज फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कि फोर्स सेम होने के बाद में भी दोनों क्या करेंगे, सेम एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करने वाले। ये इस तरह से हो गया कि फॉर एग्जांपल f की वैल्यू क्या है 10,
सो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है हमारा 10 न्यूटन और मास कितना है 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन अचीव कितना हुआ 2, मास कितना है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन अचीव हुआ वो कितना है 5। सो एज यू कैन सी फोर्स तो दोनों केस में सेम है, बट द डिफरेंस इज ऑफ एक्सेलरेशन, हेयर एक्सेलरेशन इज 2, हेयर एक्सेलरेशन इज 5। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि एवरी टाइम द एक्सेलरेशन ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम, कि दोनों टाइम में वो सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज examples of Newton third law of motion. So first example is already discussed, the walking, let assume this is the ground, BOA is the ground level, और उसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो जैसे ही हमको आगे चलना है, you can practice that at your home, कि मैं आगे चलना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, with my foot I push the ground in the backward direction, कि जब मैं चलने लगूंगा तो मैं क्या करूंगा, I push the ground in the backward direction. So let assume that force is O A, means my action is OA, मुझे चलना है तो मुझे अपने पैर को उठाना पड़ेगा और ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा। अब ग्राउंड के ऊपर फोर्स मैंने किधर की तरफ लगाया है, टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड, द ग्राउंड विल पुश मी टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। माई एक्शन इज टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड एंड द ग्राउंड रिएक्शन इज टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड। सो OA is the action of force towards the backward side, OB is the reaction of ground towards the forward side। मैं पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो ग्राउंड मेरे ऊपर कहां की तरफ फोर्स लगा रहा है, आगे की तरफ। सिमिलर इन केस ऑफ स्विमिंग, कि while swimming the swimmer uses his hands and legs, कि वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ वाटर को, जैसे स्विमिंग के टाइम पे वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ पानी को क्या करता है, वो पुश करता है। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ स्विमर, पुशेस द वाटर बैकग्राउंड, सो दैट इज द एक्शन ऑफ स्विमर। स्विमर क्या कर रहा है, पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, दैट इज इट एक्शन। तो एक्शन हमने कहाँ किया, बैकवर्ड साइड में। द वाटर विल पुश अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वाटर पुशेस द स्विमर इन द फॉरवर्ड, दैट इज द रिएक्शन। Third is the gun recoil. In case of gun recoil, what happen when we fire the bullet from a gun? अब गन ने किसके ऊपर एक्शन किया, बुलेट के ऊपर। बुलेट का क्या होता है, मास कम एंड एक्सेलरेशन इज मोर, तो वो बहुत हाई स्पीड से आगे की तरफ जाता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे बुलेट फायर करते हैं हम गन से, द गन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो एक्शन ऑन द बुलेट इज डन बाय द गन। गन क्या करती है, बुलेट के ऊपर एक्शन करती है, फोर्स लगाती है, इसलिए वो फायर्ड हो जाती है और बाहर निकल जाती है एट ए हाई स्पीड। अब जितना फोर्स गन ने बुलेट के ऊपर लगाया होता है, बुलेट वापस उतना फोर्स लगाती है किसके ऊपर, गन के ऊपर, एंड द गन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मोशन ऑफ द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड गन रिकॉइल। सो बट द बुलेट मूव फर्दर, बुलेट बहुत दूर जाती है, लेकिन गन जो है थोड़ी पीछे, जो पीछे आती है वो इतनी दूर नहीं जाती जितनी दूर बुलेट जाती है। रीजन इज द सेम, दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन हेयर, क्योंकि गन और बुलेट के मास में क्या है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ बुलेट एंड द मास ऑफ गन। बुलेट विल मूव फर्दर अवे, द गन विल ट्रेवल द लेस डिस्टेंस, और गन रिकॉइल जो होगी, जो बैकवर्ड साइड में आएगा उस टाइम पे वो डिस्टेंस जो कवर होगी दैट विल बी लेस। द रीजन इज बिकॉज द मास of gun is more in comparison to the mass of bullet. Similar type of example in case of boat and man. In case of example of boat and man, कि when a person move out of the boat, कि बोट खड़ी है उसमें से बाहर आना है, बोट पानी में, तो जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं तो बोट जो है वो पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है पानी। सो सेम you can write the action and reaction. Next is the hose pipe to be held strongly. कि फायरमैन क्या होते हैं, जब भी फायर को बंद करना होता है, दे यूज ए वाटर पाइप, और बहुत हाई स्पीड के ऊपर वाटर को स्प्रे करते हैं, वो किसके ऊपर, जहां पे भी फायर्ड एरिया होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार 2-2, 3-3 लोग उसको होल्ड करके रखते हैं होस पाइप को। रीजन इज बिकॉज इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ गन रिकॉइल, कि होस पाइप को जैसे वो होल्ड करेंगे, उसका जो माउथ होता है उसको होल्ड करेंगे, वाटर बहुत हाई स्पीड से आता है, तो मोमेंटम ऑफ वाटर इज मोर, द फोर्स बाय विच वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द होस पाइप इज मोर, कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स से बाहर आता है। तो जब पानी पाइप में से, होस पाइप में से बाहर आता है, इट इज एट ए वेरी हाई स्पीड और बहुत ज्यादा फोर्स होता है, तो उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। सो टू कंट्रोल दैट फोर्स, कि वो पीछे ना जाए, क्योंकि अगर हम फ्रीली छोड़ देंगे तो वो पानी इधर उधर जाएगा, वो हमारी मोटिव नहीं है। कि हमारा मोटिव क्या है, तो वाटर विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो बहुत हाई स्पीड से पानी आता है,
हाई फोर्स से पानी आता है, वो पानी क्या करता है, होस पाइप को पीछे की तरफ पुश करता है। तो जब पीछे की तरफ वो पुश करेगा, उसकी वजह से वो जो कंट्रोल है उस पाइप पे से वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। So that is why it should be held strongly so that it will remain in the particular position. So this is what all about the Newton's third law of motion. If you still have any doubt related to the Newton's third law of motion, you can ask in the comment section. So now you can take the screenshot and can write in the fair notebook in the proper manner. First this, next is the definition part, the important point, next is the example of Newton's third law of motion. If you still have any doubt, you can write in the comment section. So I hope this Newton's third law of motion is clear to everyone. Now you can take the screenshot. Thank you, students.